नमस्कार मित्रों। सो बबल फेस के बाद के प्रकरण में सेपरेशन मोड आया था और हम कम्प्लीटली सेपरेट थे। सेपरेशन के दरमियान जब वो शुरुआत के 1 महीने में ही 4 ड्रीम जो इंटरकनेक्टेडनेस को बताए थे, उसके बाद के सारे ड्रीम सेपरेशन के आ रहे थे और वो ड्रीम ही एकमात्र ज़रिया था कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। बाहर से पूरा कॉन्टेक्ट टूटा हुआ था, कोई कनेक्शन नहीं था। बस एक ड्रीम ही थे जो हम दोनों की आपस में कनेक्टेडनेस को बताते थे। ड्रीम आना मतलब मेरे लिए बस ये था कि भले बाहर से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर अंदर से हम जुड़े हुए हैं, तभी तो तुम्हारे ड्रीम आ रहे हैं। आज तक इतने समय में कभी किसी के ऐसे ड्रीम नहीं आए, तो आप ही ऐसे हो जिनके ड्रीम मुझे आ रहे हैं। तो मेरी एक बिलीफ और स्ट्रांग होती जा रही थी। अब मेरे लिए समस्या ये थी कि इस जर्नी को मुझे अच्छे तरीके से समझना और इसको मुझे लीड करना। अब देखिए, मेरे जीवन में मैं ही गुरु थी। मैं ही लोगों की लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रही थी, हील कर रही थी, अपने विषयों को शेयर कर रही थी। लोगों को मुझसे मार्गदर्शन मिलता जा रहा था और सबकी ज़िंदगियाँ बदल रही थी, सबका ग्रैटिट्यूड, प्रेम सब कुछ आ रहा था। उस समय पे अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती थी, मैं हार भी नहीं सकती थी। और इस कंडीशन में मैंने बहुत सोचा कि क्या कोई मुझे परफेक्ट कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई गाइड कर सकता है। पर जब मैंने डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी को देखा, वो 24 घंटे वो भी मेरे सामने रहते थे हमेशा। बैक ऑफ माइंड वो मैं एज़ गुरु, एज़ फिज़िकल टीचर मेरे सामने रहते थे। तो मैंने जब उनके बैलेंसिंग को देखा था, तो एक समय पे ऐसा भी था कि मैंने उनसे बहुत से लोगों ने, मैंने भी और बहुत से लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा था कि सोलमेट्स क्या है? क्या होता है? थोड़ा उनके बारे में भी समझाएँ। तो उन्होंने कहा था ऐसे विषयों पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट फ़ोकस ऑन योरसेल्फ। इतना शॉर्ट आंसर उन्होंने दिया था। तो यही चीज़ मेरे लिए भी लागू पड़ती है कि अ, इन विषयों पे ध्यान नहीं देना है, फ़ोकस ऑन योरसेल्फ। तो जब लोग मुझे ट्विन फ्लेम्स की इंटेंसिटी की बात करते या सोलमेट्स या ऐसे विषयों पे बात करते, तो भले मैं उन वीडियोज़ को शेयर करती, बावजूद मैं उनसे यही कहती कि पूरा ध्यान अपने ऊपर ले जाओ और आप अपने ऊपर काम करो। जो भी होना होगा, आपके साथ होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे। अब जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लोगे, पर आपको अपने ऊपर काम करना होगा। तो मेरे लिए भी यही सत्य है कि मुझे अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा और जब मैं अपने ऊपर फ़ोकस करती हूँ, मुझे वो दिखाई देते हैं, उनकी याद आती है। बड़ा मुश्किल और बड़ा संघर्षपूर्ण अनुभव था ये कि इस जर्नी को समझना कैसे। बाहर यूट्यूब इतना भरा पड़ा था चैनलिंग्स को लेकर, गाइडेंस को लेकर, टैरो को लेकर, पर सच बताएं तो हर कोई एक ही डायमेंशन में फंसे हुए हैं। आज की चैनलिंग, आज का ड्रीम, आज की ये बातें, आज का वो, कोई भी इससे ऊपर उठकर इससे ऊंची बातें नहीं कर पा रहा है। न्यू मून, फुल मून, ये वो चैनलिंग्स, आपके डीएम क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या अर्जेंट है, अर्जेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे वीडियोस सिर्फ चैनलिंग्स तक सीमित थे। हालांकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि इस जर्नी को पूरा पार करवाएं, इसकी मेरी नैया पार कराएं। और मुझे इस समय पे मेरे अपने अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी या मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि किसी का भी वर्क या किसी की भी बातें मेरे लेवल को टच करें। ये कोई मेरा अहंकार नहीं था, पर ये मेरी इंटरनल स्टेट थी कि मैं जितना जानती हूँ और मैं जितना समझ चुकी हूँ, मैं जितने अनुभव कर चुकी हूँ, लोगों के साथ काम करते हुए भी मैं जितना असेंड हो चुकी हूँ, तो उसके सामने ये चीज़ें बहुत मामूली सी हैं और ये मुझे कहीं पे भी हेल्प नहीं करने वाली। उस समय पे मैं खोज रही थी कि क्या मुझे ऐसा मिले कि जिससे मैं अपनी इस जर्नी को समझ पाऊँ। और यकीन माने इस प्रश्न के साथ मुझे जवाब मिल रहा है। अचानक से मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे राधा कृष्ण सीरियल देखनी है। और वाक़ई ही राधा कृष्ण सीरियल जब लॉन्च हुई थी, तो उस समय पे राधा का जो कैरेक्टर जिस तरीके से उसे फूलों के हार पहनाए, कपड़े पहनाए हुए थे, जिस तरीके से वो पिक्चराइज़ेशन हुआ था, तो
उस समय पे मैं ये सोचती थी कि ये क्या ही पागलपन कर रहे हैं, कितना आर्टिफिशियल है। हमने रामायण देखी थी, महाभारत देखी थी, कभी आर्टिफिशियल नहीं लगा था, पर इसमें ओवर ओवर रिएक्ट किया गया है, तो मैं जज किया करती थी। पर इस बार मुझे यही राधा कृष्ण सीरियल देखने का मन हुआ और मैंने उसके एपिसोड्स गीता से कहा कि आप मुझे डाउनलोड कर दो या कुछ भी मेरे अंदर हॉटस्टार या कहीं से भी मैं इसे देख पाऊँ ऐसी व्यवस्था कर दो। तो गीता ने राधा कृष्ण सीरियल मुझे शुरू कर दी। मैंने उसके एपिसोड्स देखने समझने शुरू किए और मैंने उतने एपिसोड्स देखे, जैसे जैसे मेरी जर्नी चल रही थी वैसे वैसे एपिसोड्स का मोड आता जा रहा था। एक एक एपिसोड मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताता जा रहा था, अपने विकारों के बारे में बताता जा रहा था और कृष्णा का राधा के जीवन में जो योगदान है उसे असेंड करने में, उसके बारे में बताता जा रहा था। तो मेरे ड्रीम्स मतलब मेरा वो कृष्णा जो मेरे ड्रीम में आकर मेरे अपने विकारों से वाकिफ़ कराता जा रहा था और मैं उन विकारों से मुक्त होती जा रही थी। जैसे जैसे राधा कृष्ण सीरियल चल रही थी वैसे ही अध्याय मेरे जीवन में चल रहे थे। मैं उन्हीं पड़ाव पे होती थी। जो एपिसोड चल रहा है वही एपिसोड मेरी लाइफ में भी चल रहा है और मैं अलाइंड हो गई। और उस सीरियल को देखते देखते मैंने बहुत से विकारों को दूर किया और पूरी जर्नी मुझे समझ में आ गई। अब मुझे पूरी जर्नी समझ में आ चुकी थी कि ये जर्नी एक्चुअली है क्या और इसमें काम कैसे करना है और किस तरीके से कृष्ण राधा को छेड़ा करते थे, उसे टीज़ किया करते थे, उसे परेशान करते थे, सताते थे और उसके विकारों को दूर करने का काम करते थे। मेरे जीवन में मेरा ये काउंटर पार्ट मेरे कृष्णा थे और वो मेरे ड्रीम में आकर मुझे वो हर रूप में चिढ़ा देती, हर प्रकार से मुझे ये बताते कि तुम मेरी तरफ देख रही हो पर मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ी हो पर मैं तो किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, तुम सिर्फ मैं कर रही हो, यानी मेरे पीछे ही दौड़ रही हो, पर मैं तो बिल्कुल तुम्हें दाने नहीं डालूँगा। हर ड्रीम मुझे ये बताता जा रहा था और इन महीनों में, इन समय में राधा कृष्ण सीरियल ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और लीड किया। बस मुझे समझने की देरी थी, मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ ले रही हूँ और ऐसे करते हुए अक्टूबर मंथ आया और बस दिवाली का मंथ आने की तैयारी में था और मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे हरिद्वार की ओर जाना है। जो मैंने पीछे भी शेयर किया था अपने शुरुआत के एपिसोड्स में कि किस तरीके से हमने हरिद्वार की ओर जाना चुना और हम झूठ बोलकर, पापा से झूठ बोलकर गाड़ी लेकर हरिद्वार की ओर गए थे। एग्ज़ैक्ट अक्टूबर से नवंबर के मंथ में तब तक मैं पूरे तरीके से उनके व्हाट्सएप पे और फ़ोन कॉल्स पे ब्लॉक्ड हूँ। दोनों नंबरों से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरे इंस्टा पर मुझे ब्लॉक कर दिया है और मेरे एफबी पे भी उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है। बस सोल जर्नी सत्ययुगा के चैनल पे उन्होंने मुझे अनलॉक रखा हुआ है। तो ऐसा करते हुए मैं हम लोग हरिद्वार के लिए निकले। एग्ज़ैक्ट उस महीने में हरिद्वार जाने से पहले मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पड़ा कि उनकी अवेकनिंग वहाँ शुरू हो चुकी है और उससे पहले कभी भी मुझे ये फ़ील नहीं था कि उनकी तरफ कुछ वर्क हो रहा है। बस इस समय पे मुझे ये फ़ील हुआ कि उनकी अवेकनिंग पीरियड उनका शुरू हो चुका है और मुझे यहाँ से निकलना है हरिद्वार की ओर। अब मुझे कोई पड़ी नहीं थी, वो मैसेज करे, फ़ोन करे, ना करे, उनकी बला से, उनकी मर्ज़ी। तो मुझे निकलना है अपने जीवन को खोजने के लिए और मैं वहाँ से निकल गई। हम लोगों ने रास्ते में जितने भी फ़ियर्स, जितनी भी चीज़ें, अवरोध आ रहे थे, वो सब ब्रेक करते गए हम। चलते गए, काम करते गए, घूमते गए, हर एक फ़ियर्स को ब्रेक करते गए। अभी भी उनकी यादों का सिलसिला वैसा का वैसा था। रोज़ शाम 6 बजते ही एक्सट्रीम छाती में पेन होना शुरू होना, गला चौक होना शुरू होना, एक्सट्रीम याद आना, अकेलापन महसूस होना, खूब रोना आना। मन नहीं करता था किसी के साथ देखने जाए तो बात करने का या मिलने का या बैठने का, पर फिर भी मैं बैठती सबके साथ, अननोन पीपल से मिलती, अननोन लोगों से बात करती, अपने हर बैरियर्स को ब्रेक करती। ऐसे करते हुए हम घूमते गए और ये जर्नी मुझे ले आई बीर तक, यहाँ तक जहाँ अभी हम परमानेंटली सेटल्ड हैं। उस दौरान
जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, कई बार मुझे ये स्ट्रांगली फील हुआ था कि वो भी आसपास कहीं पे है। जितने समय मैं ऋषिकेश में रही, उतने समय में मुझे स्ट्रांगली फील था कि वो आसपास कहीं पर है, आसपास कहीं पर है। पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए जान नहीं पाते हैं कि वो कब ऋषिकेश आए, कब कहाँ रहे होंगे। और कुछ समय के बाद ये जर्नी जब काफ़ी आगे बढ़ी और हम यूनियन में आए, उस समय पे मुझे पता चला कि अच्छा, वो ऑलरेडी जिस समय पे मैं फ़ील कर पा रही थी कि वो यहाँ पर है, उसी समय पे वो ऋषिकेश में थे। और उसी समय पे वो जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए थे, उसी की दूसरी फ्रेंचाइज़ी है, उसमें वो रुके हुए थे। एंड दैट वाज़ वेरी मैजिकल। मेरी इंटरनल फीलिंग बता रही थी कि वो आसपास है, पर हम मिले नहीं। जहाँ जहाँ मैं चलती मुझे ऐसा फ़ील होता कि वो आसपास है। उनकी एनर्जी मुझे कैच होती, जैसे एंटीना सिग्नल की तरह। पर नहीं मिले हम। उसके बाद हम बीड़ा गए और यहाँ हमारा जीवन शुरू हुआ। मैजिकली हमें ये घर मिला, मैजिकली हमारी लाइफ शुरू हुई। ये सारे एक्सपीरियंस मैं शुरुआत के प्रकरण में शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ से अब यहाँ आते-आते मैंने अपने कोर्सेज़ लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जेनेटिक हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और उसके अलावा कई सारे और कोर्सेज़, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़, लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ सारे मैं लॉन्च कर चुकी थी। और लोग बड़े खुशी-खुशी मेरे साथ कोर्सेज़ जॉइन करते, मुझसे सीखते। अब मेरा परिवार बड़ा हो रहा था, मेरी सोल फैमिली बड़ी हो चुकी थी। बहुत प्रेम, बहुत रिस्पेक्ट सबकी तरफ से मुझे मिलती जा रही थी। और जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा नया जीवन है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। एक तरफ मन में आ रहा था कि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे आ चुके हैं। अब तो यहाँ पे तो कोई संभावना भी नहीं है कि हम कब मिलेंगे या क्या होगा। पर फिर भी मुझे जीना तो है और बेहतर तरीके से जीना है। लोगों के लिए भी जीना है, अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए जीना है। तो ये जीवन मेरा मैंने स्वीकार कर लिया था। और जब आपके पास एक पावर होती है, जैसे आप अच्छे से अर्न कर लेते हो, आप इंडिपेंडेंट होते हो, तो आप कॉन्फिडेंट भी होते जाते हो। आप अपने आप में समृद्ध होते जाते हो। तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ करने से ही ख़त्म हो जाती हैं। इस जर्नी में कई बार विक्टिम और पुअर मेंटालिटी से भी मैं गुजरी थी, पर अब मैं महत्व जान रही थी कि ये फाइनेंशियल गेन कितना इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्पिरिचुअली असेंड होना है और हायर एनर्जीज से कनेक्ट होना है, फिफ्थ डायमेंशन में जीना है, तो आपको थर्ड डायमेंशन की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। समझिएगा अच्छे से, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भौतिक चीज़ों की सुविधाओं से या उसी की पूर्ति से ही आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हो, पर यह उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप समाज में जीते हो, परिवार में जीते हो, कपड़े नहीं होंगे या अच्छे कपड़े आपने नहीं पहने होंगे तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं पर ड्रेन होती हैं। जब तक आप फुल अवेयर स्टेट में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक सब कुछ मैटर करता है। तो भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आध्यात्मिक उन्नति। और मैं भौतिक जीवन में मास्टर होती जा रही थी। मेरे पास अब गाड़ी है, घर है, अच्छा मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। मेरे पास इनफ अमाउंट होता था जो चाहिए वो चीज़ें खरीदने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो एक समय जब मैं सूरत में थी, तब मैंने अपनी घूमने फिरने की सारी इच्छाओं को पूरा किया था। और मेरा इनर चाइल्ड पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होता जा रहा था कि जो पाबंदियाँ पापा ने लगाई थी या समाज ने लगाई थी या बचपन में हम नहीं अनुभव कर पाए थे, वो इस उम्र में मैंने पूरी की। घूमना फिरना, खेलना, लड़कों के साथ घूमना, सब कुछ मैंने पूरा किया था। और अब का दौर आ रहा था कि मेरे पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम थी कि मुझे जो चाहिए मैं वो खरीद पाऊँ। जैसे कपड़े चाहिए, जैसी चीज़ें चाहिए वो मैं खरीद पाऊँ और मुझे मुझे कुछ भी खरीदने से सोचना ना पड़े। तो ये चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल हो रही थी एंड मैं दिन ब दिन ग्रैटिट्यूड में डूबती जा रही थी। मैं बहुत फ़ील कर पा रही थी कि ईश्वर तेरा खूब खूब धन्यवाद, तूने इतना कुछ दिया है और सब बढ़िया चल रहा है। हर महीने
या दूसरे महीने हम कहीं ना कहीं पे टूर पे जाते। हमारा टूर का सिलसिला लगातार बना रहा और हमेशा यकीन मानिएगा, ये ट्रैवलिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मुसाफरी से आपकी चेतना बहुत जल्दी असेंड होती है और इसीलिए योगीज जो हैं वो हमेशा सफ़र करते रहते हैं, चलते रहते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह। वो एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। बस मैं भी ऐसी ही मुसाफिर बन चुकी थी कि अपने घर में कुछ दिन रहना, उसके बाद कुछ दिन कहीं और चले जाना, फिर वापस आ जाना और फिर जाना। लगातार ये टूर और ट्रैवलिंग हमारी चलती जा रही थी और पैसे की कहीं कमी नहीं थी, उतना आ जाता था, सोचना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरा सेटअप हुआ कि प्रॉस्पेरिटी हम किसे कह सकते हैं। तो कि ज़रूरत से पहले आपके पास पैसे आए, ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास पैसे आए और आपके खर्च करने के बाद भी थोड़ा बहुत अमाउंट बच जाए। आपको सोचना ना पड़े कब आएगा, कितना आएगा और खर्च करने के बाद कितना बचेगा। इन तीनों से मैं परे थी। ये तीनों चीज़ें मेरी फुलफिल्ड थी। मेरी ज़रूरत से पहले पैसा आ जाता। अगर मुझे 5,000 का लाइट बिल भरना है तो मेरे पास 7,000 ज़रूर आ जाते। 5 तारीख को लाइट बिल भरना है तो 3 तारीख को आ जाते और खर्च करने के बाद भी 2,000 बचते। तो ये फॉर्मूला सेट हो चुका था और मैं फील कर पाती थी कि यस आई एम प्रॉस्परस, मैं हूँ प्रॉस्परस, इतनी मेहर है मुझ पर। और काम वैसा का वैसा चल रहा था। अब यहाँ इस घर में मेरी असेंशन जर्नी शुरू हुई। अभी तक की पूरी जर्नी अवेकनिंग थी। अब मैं जान चुकी थी कि वो व्यक्ति कौन था, मैं किस जर्नी का हिस्सा हूँ और मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। अब यहाँ से मेरा असेंशन शुरू होना था। अवेकनिंग और असेंशन दोनों में अंतर है। अवेकनिंग मतलब जाग जाना, आपके मकसद के लिए जागना, आपकी जीवन की जर्नी के लिए जागना, इस धरती पे आपके अपने उद्देश्य के लिए और आपकी अपनी क्षमताओं के लिए जाग जाना। दैट इज़ अवेकनिंग। मेरे अंदर सब कुछ जाग चुका था, मैं जाग चुकी थी और अब मेरा असेंशन शुरू होने वाला था, यानी कि मैं प्रमोट होने वाली थी। तो यहाँ इस घर में हमने 2 साल के लिए लीज़ एग्रीमेंट कराया और हमें 2 साल यहाँ निकालना था। 2 साल के बाद कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए ये थॉट था कि ईश्वर जहाँ ले चले, तेरी मर्ज़ी है, हम तैयार हैं, जो भी होगा बेहतर ही होगा। अब असेंशन के लिए एक आइसोलेशन हमें मिल चुका था। अब हमारा घूमना फिरना 2 महीने में या 3 महीने में एक बार हो रहा है और हम एक जगह पर ठहरने लगे। हालांकि मुझे याद नहीं है कि 3 महीने कभी भी हुए होंगे। हर 2 महीने में हम कहीं ना कहीं पे चले जाते थे, पर फिर भी एक लॉन्ग पीरियड हम अपने घर में रहते हैं और शाम को फिर रोज़ इवनिंग में हम यहाँ ही एक लैंडिंग साइट एरिया है तो वहाँ चले जाते। यहाँ की लैंडस्केप, यहाँ की ब्यूटी, बहुत बहुत सुंदर जगह है ये। हिमालयाज़ के पास हिमालयन वैली है और ये छोटा सा कस्बा है। बहुत ज़्यादा बस्ती बस्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है और ऐसे में हम रह रहे हैं। बहुत सुकून, शांति, नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। प्रकृति बहुत सुंदर है। हर रूप रंग देखे हमने प्रकृति की सुंदरता की। हर सीज़न में अलग अलग रंगों की वैली बन जाती है यहाँ पे, अलग अलग रंगों के फ्लावर्स खिल उठते हैं और हर रूप रंग देखे हमने। मॉनसून में रेनबोज खूब निकले हुए देखे, बादलों की बारात देखी हमने। धूप यानी जब काफ़ी तेज़ धूप होती है तो उस समय पे भी हमने नीले आसमान को देखा, चमकते सूरज को देखा है और तेज़ धूप में भी शाम को हमने शॉल ओढ़ कर बैठना अनुभव किया है कि शाम को तो यहाँ पे ठंडक महसूस होती ही होती है। और विंटर्स में यहाँ पे हमने कभी जैकेट्स उतारे ही नहीं, पैरों में बड़े बड़े सॉक्स और कानों में टोपी और स्नोफॉल यहाँ पे हमने खूब एक्सपीरियंस की। मतलब हर ऋतुओं के मज़े हमने एक्सपीरियंस किए। प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति को अनुभव करना, प्रकृति के प्रेम में पड़ जाना और प्रकृति के साथ एक हो जाना क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे अनुभव किया। बहुत सुंदर जगह, बहुत आनंददायक स्थिति, पर एक अकेलापन।
सब कुछ होने के बावजूद हर शाम को 6 बजे के बाद वो अकेलापन मेरे अंदर हमेशा बना रहता था। पर असेंशन जर्नी में अब चक्रा एक्टिवेशन क्लियर समझ में आने लगा था। हर न्यू मून और फुल मून के दिन पहले शुरुआत में जब हम सूरत थी तो फर्स्ट ईयर मैंने ये महसूस किया था कि न्यू मून और फुल मून की साइकिल पे एक्सट्रीम बॉडी पेन होता था। लोअर बॉडी एक्सट्रीम लेवल पे पेन करती, कमर से नीचे का हिस्सा और पैरों में अतिशय दर्द। और ये सेकंड ईयर था मेरा। इस सेकंड ईयर में यहाँ पे धीरे धीरे लोअर बैक में पेन कम हो रहा था। कभी होता और कभी नहीं होता। कभी कभी कोई चक्रा पे काम चल रहा होता तो एक्सट्रीम पेन करता शरीर का वो हिस्सा। पर फिर भी साइकिल से अभी वाकिफ़ नहीं थी कि ये साइकिल कैसे चलती है। और कभी कभी मैंने खूब खुला अनुभव भी, अच्छा अनुभव भी किया। पर ये सेकंड ईयर की साइकिल में अभी भी सब कुछ डिकोड होना बाकी था। बहुत सी पैटर्न्स, बहुत सी चीज़ें, ट्विन फ्लेम जर्नी की जो सारी पद्धतियाँ हैं वो सब यहाँ पे डिकोड होनी बाकी थी। तो एक्सपीरियंस चल रहे थे और एक लंबे समय तक हम अकेले थे और वो अकेलापन सबसे ज़्यादा खौल रहा था और उसके लिए बहुत रोना आता। कई बार मैं फूट फूट कर भी रोई हूँ कि परिवार इतना दूर है, अब दोस्त भी इतने दूर हैं, कभी किसी का कॉल नहीं आता है, कभी कोई बात नहीं करता है और कोई दोस्त भी नहीं है, मैं और गीता घंटों तक। और मुझे अपना तो महसूस होता पर गीता का भी महसूस होता कि उस बच्ची का क्या दोष है, वो तो मेरी वजह से मेरे साथ अटकी हुई है और वो भी अकेली मेरे साथ चल रही है और दूर दूर तक कोई नहीं है। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और लोग आते हैं चले जाते हैं, तो हर बार कोई नए लोग होंगे। हमें आदत नहीं है कि किसी कैफ़े में बैठे जाकर या कहीं जाकर किसी से गप्पे मारें। और हमेशा से ये रहा कि मैं कुछ बोलूँगी तो वो सुन नहीं पाएंगे और वो कुछ बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊँगी, क्योंकि समझ का लेवल अलग है। तो टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए और हमें चाहिए वो प्योर एक्सपीरियंसेस कि हम किसी से बैठकर सेंसिबल टॉक्स करें, कुछ ऐसी बातें करें जो ज्ञानवर्धक हों या एक दूसरे के काम की हों। पर वैसी कुछ बातें कभी होती नहीं हैं, तो किसी से बोलना नहीं हुआ और बहुत लंबा समय बीत गया कि जहाँ पे हम एकदम आइसोलेट हैं। एक तरफ इसका महत्व समझ में भी आ रहा था कि यह आइसोलेशन आपको दिया गया है अपने ऊपर काम करने के लिए। 24/7, मैं बार बार ये 24/7 वर्ड बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये 24 घंटे 7 दिन ये मेरी ड्यूटी हो चुकी थी, खुद के ऊपर काम करना, ओनली सेल्फ वर्क। इस समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ठीक किया है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनर फीलिंग्स के साथ काम किया है मैंने। तो जिस भी समय जिस मोड पे मैं रहती और उसी मोड को ओवरकम करने के लिए उसके कॉज को खोजती और मैं अपने ऊपर काम करती। मुझे पता नहीं था कि ये सब करने से मेरे चक्र एक्टिवेशन में आ रहे हैं और अनुभव नहीं था, कभी चक्र एक्टिवेशन हुआ नहीं था तो अनुभव भी नहीं था। पर धीरे धीरे मून साइकिल को ऑब्जर्व करती गई तो समझ में आया कि पहली बार लोअर रूट में पेन हुआ, फिर 2 महीने के बाद सेक्रल पे यानी एब्डोमेन से नीचे पेन हुआ, बैक में भी उसी तरीके से पेन हो रहा था। फिर कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता था और कई बार एकदम रेगुलर और नॉर्मल होता था। फिर कुछ समय के बाद हार्ट में एक्सट्रीम पेन होना शुरू होता, ब्रेथलेसनेस फील होती और कई बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता। ऐसे करते करते कुछ महीने और बीत गए। अभी भी उनकी याद वैसी की वैसी चलती, उनके लिए मिसिंग एनर्जी बनी रहती, पर फिर भी कोई चारा नहीं था। बहुत मजबूर थी, बहुत मजबूर थी। और कभी कभार ड्रीम्स आ जाते जिसमें कुछ पैटर्न अभी भी पेंडिंग हो और जो मेरा सबकॉन्शियस रिलीज़ करना चाहता हो, तो उनके साथ के ड्रीम आते और वो पैटर्न रिलीज़ होती, वो बता दिया जाता कि यहाँ पे रिलीज़ करना है। धीरे 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 मुझे ये भी समझ में आने लगा कि मेरा सबकॉन्शियस जब मुझे ड्रीम दिखाता है तो इट मीन्स वो पैटर्न खुद ही रिलीज़ भी कर लेता है। तो जितने विविड ड्रीम्स आते थे उन ड्रीम्स से मैं ये समझती गई कि अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम का भी अपना एक अलग विज्ञान है। कई बार सिंबॉलिक वे पे ड्रीम्स आ रहे हैं जो सिम्बोलाइज कर रहे हैं, कई बार क्लियर मैसेज के फॉर्म में ड्रीम आ रहे हैं,
कई बार विजन्स होते हैं जो ड्रीम ना होके सब ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस और विजन होगा। कई बार पास्ट लाइफ ड्रीम्स हो रहे हैं और कई बार पैरेलल लाइफ के ड्रीम्स हो रहे हैं। तो ड्रीम के इतने अलग अलग प्रकार मुझे उसी समय पे स्टडी में आने लगे और मैंने और बहुत से अनुभव किए हैं। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ सही चल रहा है और शाम को 6 बजे के बाद एक्सट्रीम लेवल पे पेन होना शुरू हुआ। ये रोज़ हो रहा था पर उस दिन कुछ ज़्यादा था और मैं ये फील करती जा रही हूँ कि यार इतना शाम होते ही, जबकि मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं अपने आप में आगे बढ़ना चाहती हूँ, फिर मुझे इतना दर्द क्यों अनुभव हो रहा है, इतनी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उस दिन मेरे अंदर से एकदम से जैसे कुछ चैनल हुआ या क्लिक हुआ मुझे कि मैं नहीं याद कर रही हूँ, वो वहाँ पे मुझे इतना एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छा, हर रोज़ शाम को ये जो पेनफुल फीलिंग्स जो आ रही है वो उनकी तरफ से आ रही है और मैं इतने समय से ऐसे ही पागलों की तरह ये फील करती जा रही हूँ, अच्छा मैं पेन में हूँ, नहीं मैं पेन में नहीं हूँ, वो उनकी तरफ से आ रही है। फिर मैंने उसे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस, वो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको लर्न करने दो। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ चुका था कि डिवाइन अगर मेरे साथ काम कर रहा है तो डिवाइन उनके साथ भी काम कर रहा है और मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी। अब मेरी असेंशन शुरू होने वाली थी, तब उनकी अवेकनिंग शुरू हुई थी और वहाँ से मैंने अपने आप को सफ़र कराना बंद किया कि शाम को 6 बजे के बाद भी मुझे इस पेन को एक्सपीरियंस नहीं करना है। और न्यू मून साइकिल को और फुल मून साइकिल को अच्छे से समझने लगी थी। तो जब भी न्यू मून डेज़ होते हैं, जब चंद्र की ऊर्जा बिल्कुल नील हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, डार्क नाइट्स होती हैं, उस समय पे कई बार हायर इंटेंसिटी आपको फील होगी और लोअर चक्रास पे ज़्यादा काम होता है। और जब मैंने महसूस किया है कि फुल मून की ऊर्जा के समय बहुत खुला खुला सा, बहुत आनंदित अनुभव भी होता है। धीरे 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 पूरे साल भर में मैंने ये देखा कि कई जगहों पे, कई समय पे मैंने अपने चक्रास में असेंशन और स्पिनिंग अनुभव की थी। और वही दौर था जब एक दिन अचानक रात को मैं लेट नाइट तक मेडिटेट करके सोई और हालांकि अभी मुझे नींद नहीं आई थी, पर ऐसा लगा कि जैसे एक ही सेकंड में किसी ने मुझे डीप स्लीप में डाला और एकदम से बिजली कड़की, रोशनी हुई और आंखों के सामने जैसे जीसस एकदम से आके खड़े हुए। मैं आज भी वो चेहरा, उनकी रोशनी, उनकी ऑरा, उनकी प्रेजेंस भूल नहीं पाती हूँ। वो इतना लाइव था जैसे मैंने वो हार्ट्स देखे थे, फिफ्थ डायमेंशन के हार्ट कैसे दिखते हैं, वैसा ही ये अनुभव था कि ये उतने लाइव थे कि ये तो 3D पर्सन तो हो नहीं सकते। 3D रियलिटी में जैसे व्यक्ति को देखते हैं, उससे कई ज़्यादा मैग्नेटिक फीलिंग थी, एक करिश्मा था। और वो एकदम से मेरे सामने आया और मैं एकदम से डर के झपकी और मैं एकदम आँख खोल दी मैंने और वो गायब हो गए। बट दैट वॉज़ वेरी मच लाइव। ये पहला अनुभव था उनके मेरे एनकाउंटर करने का। और मेरे अंदर ये सवाल उठा कि मैंने जीसस को क्यों देखा? मैं तो जैन हूँ, महावीर को देखना चाहिए था। चलो मान लो इस जर्नी में राधा कृष्ण को मैंने सीरियल में बहुत देखा है, तो मुझे कृष्णा दिखने चाहिए थे। मुझे कुछ और दिख जाता, मुझे जीसस क्यों दिख रहा है? मैं तो जीसस को मानती भी नहीं हूँ। तो ऐसे सवाल मेरे अंदर चल रहे हैं। और फिर मुझे याद आया कि जब मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ की थी और उसमें हायर असेंशन में मास्टर्स मीटिंग का जो मेडिटेशन किया था, उस समय पे मेरे स्पिरिट गाइड के फॉर्म में जीसस आए थे और मेरे एनिमल गाइड में काऊ थी, स्पिरिट गाइड में जीसस थे और मेरा जो मेन सोर्स था वो सूर्य था। यानी अब मुझे समझ में आया, अच्छा मेरे स्पिरिट गाइड जीसस मुझे पहले ही मिल चुके थे और अब दिखे। तो फिर ठीक है, वहाँ से आगे बढ़े और मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके, अगर आप मेरी इस जर्नी में हेल्प कर रहे हो और आप मुझे इनकाउंटर हो रहे हो तो दैट इज़ फाइन। पर वहाँ से फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं उनकी प्रेयर करने लगूँ, मैं उनके पैर पड़ने लगूँ, ऐसा मेरे अंदर कभी आया ही नहीं। मैं अगर किसी से प्रेम करती हूँ, चाहे ईश्वरीय स्वरूप से भी, तो वो हृदय से ही जाता है।
झुकने से नहीं जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि हृदय से हृदय में ऊर्जा पास होती है बस। तो ये था। और उसके बाद थोड़ा समय और आगे बढ़ा और सेशन के दरमियान अचानक से मेरी कुंडलिनी एक्टिवेशन हुई। मैं सेशन ले रही थी और मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो सारे विटनेस कर रहे थे और मेरी एक स्टूडेंट मुझ पर प्रैक्टिस कर रही थी। उस समय पे सेशन के दरमियान हम सबकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे थे और उस समय पे मेरे सारे चक्रा स्पिन कर गए और अचानक से पूरी ऊर्जा ऊपर चढ़ गई और कुंडलिनी एक्टिवेशन का एक्सपीरियंस वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया ये कुंडलिनी, जिसका पूरा एक मैंने वीडियो बना के सोलचनी सत्युगा की चैनल पे डाला हुआ है कि मेरे कुंडलिनी जागरण का अनुभव। उस समय पे मैंने अनुभव किया था कि ऊर्जा जैसे ऊपर चढ़ी, मेरे हार्ट में ज़बरदस्त तरीके से एक ब्लास्ट हुआ और मैंने खूब हंसना शुरू किया था। हंसी ऐसी थी कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी, छूटती जा रही थी बस। और मैंने ये भी फील किया कि मेरे सर पे इतने सेंसेशन और इतने वाइब्रेशंस हैं और मेरे जितने भी बाल हैं उन बालों में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं और मेरे एक एक बाल एक एक जटाएं बन के आसमान में फैले हुए हैं और जैसे वो एनर्जी सेंटर्स हैं जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेरे शरीर में ला रहे हैं। दैट वॉज़ वेरी डिटेल एक्सपीरियंस, वेरी विविड एक्सपीरियंस एक्चुअली, बहुत इंटेंस था वो कि मैं उन्हें शब्दों में ढाल रही हूँ तब भी उसकी इंटेंसिटी मुझे फील हो रही है कि वो क्या था। मेरा जो सर है उसमें जितने भी छिद्र होंगे बालों के, वो बड़े बड़े छिद्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में हेयर होंगे तो थाउजेंड्स ऑफ छिद्र बने हैं, हज़ारों से ज़्यादा छिद्र बन गए हैं और उसमें से एक एक जटाएं जैसे रूट्स निकल रहे हैं, वो आसमान की ओर फैले हुए हैं और वहाँ से वो वाइटल फोर्स को एब्जॉर्ब करके मेरे शरीर में ले जा रहे हैं। डेट वॉज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ कुंडलिनी असेंशन। और उसके बाद मुझे कुछ स्पिरिट सोल्स मिलकर किसी एक डायमेंशन में ले जा रहे हैं। डायमेंशन भी मुझे पता है, 8वें डायमेंशन पे पहले ले गए और उसके बाद मुझे 9वें 10वें 11वें और 12वें डायमेंशन में, जहाँ पे मैंने बुद्धा को देखा। अब बुद्धा, जनरली हम देखते हैं कि बुद्धा एक व्यक्ति है, पर वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं दे ऑल आर बुद्धास। एक मेन बुद्धा है जो एक ऊंचे आसन पे बैठे हुए हैं और उन सबको बोधि ज्ञान दे रहे हैं और बाकी के जितने भी हैं वो भी सिमिलर टू बुद्धा, लाइक दिख रहे हैं सारे एक जैसे, पर बस एक व्यक्ति आसन पे बैठा हुआ है जो जैसे ऐसा लगता था कि वो उनके गुरु हैं। और बस मुझे वहाँ लेकर गए, मुझे वो देखना था, मेरी इच्छा थी, तो मेरे विश पे मुझे वहाँ ले जाया गया था। और जो स्पिरिट्स 8th या 9th डायमेंशन में मेरे पास आए थे, मैंने जब उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे 10th डायमेंशन 11th और 12th को देखना है, तो उन्होंने हम मुझे कहा था कि यहाँ से ऊपर हम नहीं आ सकते हैं, यहाँ से ऊपर आप जाओ, आपको परमिशन है। तो मुझे याद है कि वो डायमेंशंस मैंने खुद तय किए थे और मैं उन डायमेंशंस में जाकर उन वहाँ की सारी स्थितियों को अनुभव करके वापस जब 8th में या 9th में आई, तो वहाँ पे सारे स्पिरिट मुझे वेलकम कर रहे हैं, सारे ब्यूगल बजा रहे थे और कुछ नाच गान हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था और उन्होंने मुझे एक बेल्ट पहनाया, जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट को पहनाया जाता है, तो वैसा एक बैंड पहनाया मुझे और हाथों में एक वॉन्ड दिया मुझे और उस वॉन्ड के ऊपर एक मैंने देखा एक क्रिस्टल है, बहुत चमकीला है और कुछ गोल्डन उसके ऊपर शेप बना हुआ है। एग्जैक्ट वो क्लियर नहीं हुआ कि वो शेप क्या था, पर मेरे हाथ में वो वॉन्ड है और क्रिस्टल की चमक इतनी ज़्यादा है कि जैसे वो क्रिस्टल ही मैजिक वॉन्ड हो। तो सब नाचते कुछ कूदते सेलिब्रेट करते हुए ब्यूगल बज रहे थे, ब्यूगल सुनाई दे रहे थे मुझे और ब्यूगल बजाते हुए मुझे वापस छोड़ने आए। तो 8th डायमेंशन से नीचे वो मुझे छोड़कर चले गए और वहाँ से नीचे वापस मेरे शरीर तक आने की जर्नी मैंने खुद मैनेज की। और जब मैं उसे फील करते हुए उठी तो उसके बाद मेरी एनर्जी, मेरी ऑरा फील्ड एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हो चुकी थी। और जब ये प्रोसेस हो रही थी
उसी प्रोसेस पे उसी समय मेरे अकाउंट में कहीं से चैरिटी का डोनेशन अमाउंट आता है 5 लाख रुपीज़। दैट वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट अमाउंट आई हैव रिसीव्ड इन माई लाइफ। कि अचानक से एक लेडी बिना कुछ बताए ये मुझे अमाउंट सेंड करती हैं। और ये एविडेंस था मेरे लिए कि जो भी प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस का ये रिवॉर्ड था। और ये अमाउंट मुझे यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया था कि आप जो भी वर्क एस्टैब्लिश करना चाहते हो, यहाँ पे जो भी आप इनिशिएट करना चाहते हो, आप उसमें कृपया आप यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। फिर उसके बाद वही मोड चला रहा कुंडलिनी एक्टिवेशन का, जो बॉडी में पूरे सेंसेशन अभी भी जागृत थे। ऐसा लग रहा था कि सारे चक्रास खुले हुए हैं। और मेरी क्लास थी शाम की, और मैं जब उस क्लास को लेने बैठी तो बस ग्रुप में बात ही चल रही थी सबसे, कि अचानक से कैट आती है आउट ऑफ बॉक्स। वो कैट आज तक हमारे घर में आई थी, पर कभी भी उसे छू नहीं पाते थे, वो भाग जाती थी, उसको टच नहीं कर पाते थे, वो डरती थी। उस दिन आकर मेरे गोद में बैठ गई और मेरी छाती से लिपट गई। और कितने घंटों तक वो ऐसी ही बैठी रही, पूरी क्लास चली उसी कैट को लेकर। वो मेरी छाती से चिपक कर बैठी रही। और मैं समझ नहीं पाई, मुझे लगा इसे ये क्या हो गया। पर फिर भी उस कैट को मैंने भी बैठने दिया, क्योंकि इतने प्यार से वो मेरे गले लगी हुई थी कि उसे उठाने का या उसे उखाड़ने का मुझे मन नहीं हुआ। तो 2 घंटे की क्लास मेरी उस कैट के साथ ही ऐसे ही बीती। और ये था मेरा कुंडलिनी एक्टिवेशन का अनुभव, कि असेंशन मेरा शुरू हो चुका था, कुंडलिनी मेरी जागृत हो चुकी थी। अब मुझे याद आती है वो बातें कि जब मैं अपनी फर्स्ट मैरिज लाइफ में थी, उस समय पे 2009 से लेकर 2013 से 15 तक न जाने मैंने कितनी बार मंत्र चैंट किए होंगे, लम वम रम हम, चक्रास के मंत्रा और कुंडलिनी का एक्टिवेशन का, चक्रा एक्टिवेशन का वीडियो सुनकर, उसके म्यूज़िक को सुनकर एक्टिवेशन की कोशिश की होगी। कभी 1 इंच तक या एक पिन पॉइंट तक उसमें एक्टिवेशन नहीं आया था। और यहाँ पे बिना कुछ किए कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है। ये था असेंशन। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपको कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ ऑटो प्रोसेस में होता है। अगर कुछ करना है तो आप अपने विकारों के ऊपर काम करना शुरू करो, अपने लोअर इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंसेस, शेम, गिल्ट, फियर, उसको रिलीज़ करना शुरू करो। कुंडलिनी एक्टिवेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट मैंने फिर अपने ग्रुप को, अपनी सोल फैमिली को दिया कि कुछ भी करना नहीं होता है, अगर कुछ करना है तो अपने विकारों पे काम करो। और जैसे ही विकार रिलीज़ होंगे, आपकी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। यहाँ से आगे का प्रकरण मैं नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।